ये दिया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। ब्लर हो गया सर। ऑटो फोकस की वजह से हो रहा था। हो रहा है थोड़ा थोड़ा अपने आप। एक हो गया। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड में पूछा जाता है कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम क्यों है। तो मैंने ये चीज बताई थी उसमें कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड ऑक्सीजन होनी चाहिए। लेकिन यहां कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करता है, यानी कि क्वार्डिनेट बॉन्ड बनाता है। पर क्वार्डिनेट बॉन्ड बनाने पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब आप इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बनाओगे, फॉर्मल चार्ज लगाओगे, तो जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑक्सीजन की तरफ है, अब उसके लिए एक अपोजिंग वेक्टर काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव बन गए। इसलिए वो वेक्टर जो इसके अपोजिंग काम कर रहा है, दे ट्राई टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। इसलिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू थोड़ी कम आती है कार्बन मोनोऑक्साइड। लोन क्यों पेयर आती है? वेक्टर। बिकॉज ऑफ दिस बैक बॉन्डिंग। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग के कारण डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस। कुछ ऐसा ही यहां देखा जाता है। एक एग्जांपल मैंने ये लिया हुआ। लोन पेयर मूवमेंट कैसे होगा इसमें? लोन कार्बन पेयर मोनोऑक्साइड। मोमेंट का तो एक्चुअली तो ये है ना कि ये कार्बन के लोन पेयर है। डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन में जो बॉन्ड पेयर का मोमेंट था वो लोन पेयर की तरफ तो है ही है। नेट डाइपोल मोमेंट तो चलो आपने ऐसे बोल ही दी इस डायरेक्शन में, पर इस वेक्टर के लिए ये जो कैंसलेशन मिल रहा है, ये उस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट को घटा देता है। अब अगर कोई यहां ये बात करे कि एक मॉलिक्यूल ऐसा है कुछ, सो यहां पर हम लोगों ने से इतना पूछा जाता है, वाई डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस? द रीजन इज बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग फ्रॉम ऑक्सीजन टुवर्ड्स कार्बन। Dipole moment vector gets partially cancelled. तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन कार्बन टुवर्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ ड्यू टू बैक बॉन्डिंग दे ट्राई टू पार्शियली कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अब यहां पर देखो, नाइट्रोजन हटा के फॉस्फोरस लगा है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव वेक्टर की डायरेक्शन जो यहां भी है। पर अब यहां पर आपको पता है फॉस्फोरस के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करेगा। तो जब ऑक्सीजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जिस डायरेक्शन से जिसकी तरफ होती है वही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो बैक बॉन्डिंग के कारण बॉन्ड मोमेंट टुवर्ड फॉस्फोरस हो जाता है, इसलिए यहां पर भी कुछ पार्शियली कैंसिलेशन दिखती। सो हियर अगेन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग dipole moment gets partially cancelled. तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन, जो यूजुअली बॉन्ड मोमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, बट बैक बॉन्डिंग रिवर्स डायरेक्शन में चल रही होती, तो ऐसे केस में डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल की घट जाएगी। आई एम प्रीटी मच श्योर। खैर उस फैक्टर को देखने की मेरे को BF3 का ध्यान में आ गया था। पर यहां तो पहले से तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है। मुझे ये ध्यान में आ गया था एकदम से कि यहां भी तो बैक बॉन्डिंग होती है, तो यहां भी वही फैक्टर लगेगा।
अगर यहाँ बैक बॉन्डिंग हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अगेन यहाँ तो पहले से ही डाइपोल मोमेंट जीरो है। जिन मॉलिक्यूल में तो डाइपोल मोमेंट पहले से जीरो, उसमें तो कोई फायदा ही नहीं डिस्कस करना। अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी तो इसकी वजह से बॉन्ड मोमेंट जीरो नहीं होगा, फिर बढ़ जाएगा ना। किसमें कब से होगा 1/3? बैक बॉन्डिंग एक मिनट, वो 1/3 फैक्टर है ना बॉन्ड ऑर्डर, तो वो तो हर में 1/3 काउंट हो रहा है बैक बॉन्डिंग। तो पता जहां भी बैक बॉन्डिंग हो गया पॉसिबल, जैसे यहां हो गया, यहां नहीं हुआ, तो यहां डाइपोल मोमेंट बैक बॉन्डिंग के कारण थोड़ा घट जाएगा। पर ये कोई रूल नहीं है कि बैक बॉन्डिंग आने से डाइपोल मोमेंट हमेशा घटेगी। ऐसा कोई रूल नहीं है कि डाइपोल मोमेंट आने से बैक बॉन्डिंग हमेशा घटती है। कुछ केसेस में ये एड ऑन भी कर सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड में तो वो ऐड करेगी ना। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में भले इसने ये एड ऑन कर दिया लोन पेयर की डायरेक्शन में, पर हमें ये पता है कि लोन पेयर की जो मोमेंट की कोई वैल्यू थोड़े ना होती है, वो तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। लोन पेयर में कोई बॉन्ड लेंथ तो नहीं है ना। लोन पेयर मोमेंट बॉन्ड मोमेंट से ज्यादा होता है। मान लिया ये वेक्टर राइट में था, ये वेक्टर लेफ्ट में था, तो मैं कह दूंगा बॉन्ड मोमेंट की वैल्यू कुछ हद तक घट गई। लोन पेयर मोमेंट में तो सिर्फ डायरेक्शन बताना ना, ओवरऑल मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट। वो तो कोई ये भी कह देगा कि ऑक्सीजन में भी तो है। अब यहां पर तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, आप ये तो कह नहीं सकते ये मेरा सेंट्रल एटम, ये मेरा सेंट्रल एटम नहीं है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में तो हम सीधा बॉन्ड मोमेंट को ही देखते थे। कुछ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होता तब बात कुछ और हो भी सकती है। मैं तो कह रहा हूं अगर लोन पेयर मोमेंट भी आपने काउंट करनी कर लो, नेट ओवरऑल आपने कह दिया कि टुवर्ड कार्बन, ठीक है, पर ये जो कैंसिलेशन हुई है इसलिए इसकी डाइपोल मोमेंट वैल्यू काफी कम है। मैंने ये नहीं कहा कि जीरो हो गई, क्योंकि लोन पेयर मोमेंट इग्नोर नहीं किया मैंने बिल्कुल भी। इसकी डाइपोल मोमेंट परफेक्ट जीरो नहीं है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इस बॉन्ड मोमेंट को ये बॉन्ड मोमेंट परफेक्ट कैंसिल करके जीरो बना देगा, क्योंकि कुछ लोन पेयर का मोमेंट तो आता ही आएगा ही आएगा। ठीक है, ओके सर। ओके। तो अभी मैं आज की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें मैं आप सबको म्यूट करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे यही बोला है कि सर म्यूट करके पढ़ाओ। सर एक डाउट है सर। हाँ क्या डाउट है? अब ये लास्ट डाउट हो, क्योंकि मुझे क्लास स्टार्ट करनी है। हाँ बोलो। यस सर, जैसे कि सर अगर हम ए से बी अगर जाना हो तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल में अगर वहां से निकालते हैं कैलकुलेशन डेल्टा एस की, तो सर फाइनली ए टू बी तक वहां तो पहुंचता है, फिर डेल्टा एस निकल जाता है। लेकिन वहीं अगर ई रिवर्सिबल अगर पाथ लेते हैं तो सर ए टू बी अगर जाना है तो कुछ पीछे ही रह जाता, मतलब पाथ वहां तक नहीं एक्यूरेटली पहुंच। हम यहाँ पर यहाँ नहीं पहुंच पाते। यस सर। उस केस में हम ये कह देते हैं कि हम यहाँ तक गए। सर ये तो पाथ डिपेंडेंट हो गया डेल्टा एस, फिर तो यहाँ एडियाबैटिक इरिवर्सिबल और इसका आंसर क्या दिया था? इसका आंसर क्या दिया था? कोई पाथ डिपेंडेंट कब डिफाइन होता है? पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अगर आप सेम स्टेट से सेम स्टेट तक पाथ 1 से जा रहे हो, सेम स्टेट से सेम स्टेट तक पाथ 2 तक जा रहे हो, और जो भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू, फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, पर आप सेम स्टेट से सेम स्टेट तक जा रहे हो, पर आप तो अब सेम स्टेट पे पहुंचे ही नहीं ना। तो आपके लिए तो ये दो अलग अलग प्रोसेस ही हो गई, अपने आप में अलग अलग प्रोसेस हो गई। अगर मैं ये कहता कि ए से बी तक रिवर्सिबली आने पे समथिंग प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्स है, और ए से बी में इरिवर्सिबली आने में किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू वाई हो गई, उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो तब मैं कहता कि ये पाथ डिपेंडेंट है। पाथ डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आपको सेम स्टेट से सेम स्टेट तक आना होता है, फिर उसमें आप अलग अलग पाथ लगा के प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 करके तब आप उस वेरिएबल की वैल्यू देखते हो, और वो वेरिएबल की वैल्यू अगर सेम आई तो वो स्टेट फंक्शन है, अगर उस वेरिएबल की वैल्यू अलग आई तो वो पाथ फंक्शन है। पर आप तो यहां पर सेम स्टेट से सेम स्टेट तक अगर एडियाबेटिकली रिवर्सिबली गए, आप इरिवर्सिबली तो यहां तक आ ही नहीं पाए। तो आप सिर्फ इसलिए कि आपकी फाइनल स्टेट ही कोई और हो गई, आप ऐसे नहीं कह सकते कि फिर ये आपके लिए पाथ डिपेंडेंट, क्योंकि वो अभी डेफिनेशन में ही नहीं आ रहा। ओके ओके यस सर, क्लियर हो गया। बना दीजिए, जिसको निकालना होगा निकालेगा।
अपने पीछे माइक ऑफ कर दो सब। ऑल राइट, सो कैन यू हेयर मी नाउ? जस्ट आई वांट टू कंफर्म, ताकि अब मैं सिर्फ पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। मैंने म्यूट कर दिया सबको। तो कल शाम को जो JA का लेक्चर हुआ है उसको देख लेना, उसमें कुछ इलस्ट्रेशन आपकी शीट वाले करवाए गए। वो इलस्ट्रेशन उनको ना जो करवा दिए वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, जो मैं आपको करवा रहा हूं वो मैं उनको नहीं करवा रहा, ताकि दोनों आपस में देख के मैक्सिमम टाइम शीट को वैसे तो खुद ही सॉल्व करना चाहिए। टीचर ने ही सारी शीट सॉल्व कर दी तो क्या फायदा हुआ। ओके, तो अभी तक जिसने कहा था कि फॉर्मूला शीट बना दो, मैं कहूंगा हमने अभी तक ये 3 ही फॉर्मूला किए और कुछ भी नहीं। हाँ, एक और फॉर्मूला कल हमने देख लिया था, किसी गैस के लिए, फॉर गैस डेल्टा जी निकालना हो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दैट इज nRT P फाइनल बाय P इनिशियल। एक ये किया था। खैर इसको तो आप इस फॉर्मूला से ना भी देखो, इसी फॉर्मूला से करते, जैसा कि मैंने कल प्रूव भी कर दिया था कि चाहे आप यहां से सॉल्व करो चाहे यहां से सॉल्व करो, आंसर सेम आता। खैर इतना ही किया था हमने, तो अब इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कुछ। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन सी में C4 प्रॉब्लम है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन में PCl5 और आज की क्लास में थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 2 खत्म होगा। आप अपनी शीट पूरी सॉल्व कर सकते हो। एंड आई एम वेरी हैप्पी, कुछ बच्चों ने काफी हद तक डिस्कस कर ही लिए ऑलरेडी, उन्होंने कंप्लीट भी कर ली शीट, कुछ एक आध डेल्टा जी वाले क्वेश्चन छोड़ के। बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड क्लास यू कैन फिनिश योर शीट। PCl5 PCl3 प्लस Cl2 गैस एक रिएक्शन गिवन है, यानी कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट का होगा, एक प्रोसेस आपको दी होगी। एट 298 केल्विन भी बताया, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁷ है। व्हाट इज डेल्टा जी नॉट? हमें डेल्टा जी नॉट बताना है। तो आपको अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता है और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मालूम है, तो डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करने वाला रिलेशन यही है आपके पास। तो आपको टेम्परेचर पता है 298 केल्विन, डेल्टा जी नॉट फाइंड करना है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 इन जूल्स पर केल्विन पर मोल, के की वैल्यू गिवन है, लॉग वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, जस्ट इट्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो आप डायरेक्टली कर सकते हो 2.303 RT लॉग के लगा। इसी में C3 क्वेश्चन जो है, हाफ N2 गैस प्लस हाफ O2 गैस NO गैस, इसके लिए आपको डेल्टा जी नॉट 86.6 किलो जूल गिवन, NO गैस प्लस हाफ O2 गैस NO2 गैस, डेल्टा जी नॉट इज -34.82 किलो जूल। 2NO gas gives N2O4 गैस, इसके लिए डेल्टा जी नॉट इज -5.77 किलो जूल। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज स्टैंडर्ड Gibbs free energy of formation
ऑफ N2O4 गैस। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे थर्मो पार्ट 2 में आ गए, समझ लो कि थर्मोकेमिस्ट्री चालू हो गया, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल डिट्टो इसी टाइप के होंगे। आपको कुछ रिएक्शंस का सीक्वेंस मिलेगा, मतलब 2 या 3 रिएक्शंस गिवन होंगे, उनके डेल्टा जी नॉट भी गिवन होंगे। मान लो ये फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट, ये सेकंड का, ये थर्ड का। इन 3 रिएक्शंस की मदद से आपको किसी अननोन रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट पूछा होगा, और अननोन रिएक्शन कौन सी होगी वो आपने खुद बनानी है रिएक्शन एक लैंग्वेज से। आपको क्वेश्चन में कुछ लिखा गया होगा जिससे आपको बताना है कि एक अननोन रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकालो। जैसे यहां पे लिखा है व्हाट इज स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4। सबसे पहले मुझे आपको यहां पर अब ये वर्ड सिखाना है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4। अब ये डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी required or released. In fact, amount of the change in Gibbs free energy associated with formation of 1 mole compound from its elements taken in standard state। ये समझ लो कि जब मैं आपको ये डेफिनेशन समझाने लगा हूं तो थर्मोकेमिस्ट्री का सबसे पहला पॉइंट आपको समझाने लगा हूं जिससे थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट होती है। कल मैं ये आपको बात बता रहा था, हम लोग किसी भी सब्सटेंस की स्टैंडर्ड स्टेट डिफाइन करते हैं। मैं इसका ये जरूर बताऊंगा कि हमें स्टैंडर्ड स्टेट डिफाइन करनी क्यों पड़ती है, पर पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं जहां भी कहीं ये वर्ड लिखा आ जाए स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, इसका मीनिंग क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सॉलिड इज प्योर सॉलिड at 1 bar pressure at a given temperature। Standard state of a liquid is pure liquid at 1 bar pressure at a given temperature। Standard state of a gas is at 1 bar pressure at a given temperature। आप देख रहे हो कि मैंने एक ही चीज यहां पे बार बार लिखी है। अगर कोई सॉलिड 1 बार प्रेशर पे किसी भी टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे वो सॉलिड प्योर फॉर्म में है तो मैं कहूंगा कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर कोई लिक्विड प्योर लिक्विड है और वो 1 बार प्रेशर पे किसी भी गिवन टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है तो मैं कहूंगा कि वो लिक्विड मेरे लिए अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। कोई गैस अगर 1 बार प्रेशर पे एट ए गिवन टेम्परेचर पड़ी है वो मेरे लिए स्टैंडर्ड स्टेट है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो 30 डिग्री पे मैंने आपसे पूछा वाटर, प्योर वाटर है, तो वो वाटर 30 डिग्री पे आपको किस फॉर्म में मिलेगा? आप बोलोगे लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, तो मैं कहूंगा वाटर 30 डिग्री पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, क्योंकि 1 बार इज ऑलमोस्ट 1 atm प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे
नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 30 डिग्री पे मुझे वो लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, तो वो वाटर की उस वक्त स्टैंडर्ड स्टेट है। वही 30 डिग्री पे अगर मेरे पास ब्रोमीन होता, ब्रोमीन पर वो रूम टेम्परेचर पे इट एग्जिस्ट लाइक अ लिक्विड, तो ब्रोमीन के लिए वही 30 डिग्री पे वो मेरे पास स्टैंडर्ड स्टेट में अगर हो तो उसे लिक्विड में होना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यही 30 डिग्री पे पोटाशियम ले लूं, तो पोटाशियम 30 डिग्री पे 1 बार प्रेशर, यानी कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पोटाशियम विल एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। वही अगर 30 डिग्री पे ओजोन होती तो वो 1 बार एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ओजोन मेरे लिए एक गैस फॉर्म में दिखती। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है कोई सब्सटेंस 1 बार प्रेशर पे, 1 बार बोल दो या 1 एटीएम प्रेशर बोल दो, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अगर मैं उसको एट ए गिवन टेम्परेचर खुले में छोड़ दूं तो वो नेचुरली, नेचर उसे किस फॉर्म में रखना पसंद करती है, नेचुरली वो किस फॉर्म में रहना चाहता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जिस फॉर्म में वो सब्सटेंस रहना चाहेगा वही उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। जैसे मरकरी है, वो वही अगर मैंने 30 डिग्री टेम्परेचर बोल दिया कि मैं 30 डिग्री पे 1 बार प्रेशर कंडीशन पे मैं मरकरी की स्टैंडर्ड स्टेट देखना चाहता हूं, मरकरी लिक्विड फॉर्म में मुझे मिलेगी, मरकरी सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगी। पर यही अगर मैंने मरकरी के लिए टेम्परेचर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी काफी नीचे ले गया, काफी लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट ले गया, तो वही मरकरी मुझे 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार कंडीशन पे एट दैट टेम्परेचर वो सॉलिड फॉर्म में मुझे दिखेगी, तो वो मरकरी के लिए स्टैंडर्ड स्टेट बन गई। पर स्टैंडर्ड स्टेट में सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैस इन्वॉल्व नहीं, स्टैंडर्ड स्टेट किसी सोल्यूशन के लिए भी डिफाइंड है। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ए सोल्यूशन इज प्योर सोल्यूशन। इनफैक्ट सोल्यूशन के लिए हम प्योर वर्ड नहीं यूज करेंगे, सोल्यूशन एट 1 बार प्रेशर with 1 molar concentration of a solute at a specified temperature, at a given temperature. अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन मैंने मान लो पानी में नमक मिला दिया, पानी में चीनी मिला दी, तो ये देखो अब वो प्योर एक चीज नहीं है, उसमें 2 चीजें हैं, नमक सॉल्यूट प्लस पानी। तो सॉल्यूशन के लिए कभी वर्ड नहीं बोलना प्योर, क्योंकि पानी में जब हमने नमक मिला दिया, पर हाँ एक सॉल्यूट, ये नहीं पानी में नमक भी मिला दिया, चीनी भी मिला दी, सब कुछ मिला दिया, लाइक फॉर ए गिवन सब्सटेंस, फॉर ए फिक्स्ड पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्यूट, लाइक ओनली चीनी, ओनली नमक। तो अगर आप कभी भी कोई सॉल्यूशन बनाते वक्त सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं, पर आपने उस सॉल्यूट की मोलैरिटी 1 मोलर रखी है, अगेन एट 1 बार प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, हम कहेंगे कि आपका सॉल्यूशन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में। स्टैंडर्ड स्टेट के का मतलब है कि आप उस सॉल्यूशन को 1 बार प्रेशर पे एट एनी गिवन टेम्परेचर किस फॉर्म में देख रहे हो आप उस सॉल्यूशन को, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। तो जब आप किसी सॉल्यूशन की बातें करोगे, उसके लिए मैंने प्योर वर्ड क्यों हटाया, क्योंकि उस सॉल्यूशन में सिंगल कंपोनेंट नहीं है। जब तक वो पानी था प्योर लिक्विड, वो सिंगल कंपोनेंट है। वो अगर कोई चीनी है सिंपल सॉलिड, वो प्योर सॉलिड है। पर अगर मैंने चीनी को पानी में मिला दिया तो मेरे पास 2 तरह के सब्सटेंस हो गए, H2 एंड सोडियम क्लोराइड। नाउ वी कैन नॉट कॉल इट एज अ प्योर। अब हम कहेंगे कि अगर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन, सॉल्यूट की मोलैरिटी 1 मोलर है एट एनी गिवन टेम्परेचर बट एट 1 बार प्रेशर,
देन वी कॉल इट कि हमारा सोल्यूशन स्टैंडर्ड स्टेट में। स्टैंडर्ड स्टेट को इस तरीके से बताया गया, पर स्टैंडर्ड स्टेट की डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी वो मैं थर्मोकेमिस्ट्री को प्रॉपर स्टार्ट करते हुए समझाऊंगा। लेकिन यहां पर जो मेन चीज समझने वाली है, जब तक आपको न्यूमेरिकल में ये नहीं बताया एट ए गिवन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कितना है जिस पे आप उस सब्सटेंस को स्टैंडर्ड स्टेट में ले रहे हो, जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा आप अपनी मर्जी से 25 डिग्री एज्यूम कर लो। अगर क्वेश्चन में बोल दिया गया कि 30 डिग्री है तो फिर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो एट ए गिवन टेम्परेचर का मतलब दैट टेम्परेचर कैन बी एनीथिंग, बट अब जब तक न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन के अंदर वो टेम्परेचर स्पेसिफाई नहीं किया गया हो, तब आप अपनी मर्जी से टेम्परेचर को 25 डिग्री ले सकते हो। इट्स ए कन्वेंशन। अब क्वेश्चन ये उठता है, जो मैंने आपको ये लाइन लिखाई ना, उसका मीनिंग क्या है? मान लो मुझे एक कंपाउंड बनाना है, मुझे कोई कंपाउंड बनाना है, पर वो कंपाउंड का एक मोल बनाना है, फिक्स्ड एक मोल। अगर किसी कंपाउंड का एक मोल बनाना है, पर किससे बनाना है? उसके एलिमेंट से। एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, कुछ भी एलिमेंट हो सकते, बट द एलिमेंट मस्ट बी इन द स्टैंडर्ड स्टेट। तो इस प्रोसेस के दौरान इस एलिमेंट्स को कंपाउंड बनाते वक्त टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हुई या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, that enthalpy change we call it as enthalpy of formation। F एक टैग लग जाएगा पैरों में, enthalpy of formation for that compound। अगर इस प्रोसेस के दौरान कितनी एंट्रोपी चेंज हुई, इस प्रोसेस के दौरान कितना डेल्टा एस फॉर दिस रिएक्शन है, विच इज बेसिकली कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन। पर क्योंकि आप दोनों एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में ले रहे हो, तो यहां पर सिंबल लग जाएगा नॉट का। नॉट रिप्रेजेंट्स कि हम स्टैंडर्ड स्टेट में बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा कंपाउंड भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, हमारा रिएक्टेंट एलिमेंट्स भी स्टैंडर्ड स्टेट में है। अगर इस प्रोसेस के दौरान कितना चेंज इन गिब्स एनर्जी हुआ, उसको बोलते हैं फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने आपको ऐसे बोला, राइट डाउन अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग enthalpy of formation of CO2, let's say water। तो सबसे पहले मैंने यहां पे सपोज लिख दिया एट 25 डिग्री, यहां तो मैंने मेंशन कर दिया टेम्परेचर। अगर मैंने आपको ये टेम्परेचर मेंशन नहीं किया होता तो आप 25 डिग्री एज्यूम कर लेते। मान लो मैंने लिख दिया एट 100 डिग्री, एट 110 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है कि आपको वाटर 110 डिग्री पे किस फॉर्म में दिखेगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस? ऑब्वियसली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो आप कहोगे कि अब हमें वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी, गैस फॉर्म। तो इसका मतलब है कि आपको वाटर की फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन लिखना है, पर वाटर शुड बी इन द गैस, क्योंकि गैस फॉर्म में इसका एक मोल बनाना, किससे बनाना, डिफाइन कैसे किया, इसका एक मोल बनाओ, इसके एलिमेंट्स, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट, हाइड्रोजन एक्सिस्ट एज H2, ऑक्सीजन एक्सिस्ट एज O2। 110 डिग्री पे दोनों गैस फॉर्म में मुझे, तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा
अब क्योंकि हम इसका 1 मोल बना रहे हैं, तो अब जो भी इसकी बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग करते वक्त यहाँ कोफिशिएंट हाफ लगेगा, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं लगा, यहाँ कुछ भी कोफिशिएंट करना। जब भी आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आप इसका 1 मोल बनाओगे, पर इसके स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट्स, पर यहाँ के कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं। आपको ये कहते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान कितना चेंज इन एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी, क्योंकि आप स्टैंडर्ड स्टेट पे सब्सटेंसेस ले, तो मैं कहूंगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इसकी एंथैल्पी माइनस इसकी। अगर कोई कहते हैं इस प्रोसेस के दौरान व्हाट इज स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी, आप कहोगे एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। अगर कोई कहेगा इस प्रोसेस के दौरान व्हाट इज स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, आप कहोगे गिब्स एनर्जी फॉर प्रोडक्ट माइनस गिब्स एनर्जी फॉर रिएक्टेंट। तो कभी भी आपको थर्मोकेमिस्ट्री के जितने भी आपने न्यूमेरिकल करने हैं वो सब इसी डेफिनेशन पे बेस्ड है। किसी कंपाउंड का 1 मोल किससे बनवाना है, उसके एलिमेंट से बनवाना। एलिमेंट मस्ट बी इन द स्टैंडर्ड, देन वी विल से दैट कि आप जो भी चेंज इन एंथैल्पी निकालोगे, जो भी चेंज इन एंट्रोपी निकालोगे, जो भी चेंज इन गिब्स एनर्जी निकालोगे, उसके पैरों में टैग लगेगा एफ 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 फॉर फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? कंपाउंड का फॉर्मेशन। मैं अब इस डेल्टा एच एफ को क्या बोलूंगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी मैं कहूंगा इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दिस इज एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दिस इज गिब्स एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर। मान लो मेरे को कोई ऐसा कहते हैं, राइट डाउन अ केमिकल रिएक्शन representing ऐसे किसी ने बोल दिया एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 एट 30 डिग्री सेल्सियस, ऐसे बोल दिया। और मैंने बोला बताओ इसके लिए क्या केमिकल रिएक्शन सुटेबल, क्योंकि आपको एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन बोलना है, चाहे एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन कहा हो, चाहे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा हो, चाहे गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन कहा हो, मतलब जिसका भी एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन उसका फॉर्मेशन कर कितने मोल? 1 मोल। अब 30 डिग्री पे CCl4 is found to be exist in the liquid form। अब कोई अननोन कंपाउंड आ गया, आपको तो नहीं पता कि वो लिक्विड होगा सॉलिड होगा क्या, वो क्वेश्चन में ये भी मेंशन कर देंगे लिक्विड, ताकि आपको पता लग जाए कि उस टेम्परेचर पे उसकी स्टैंडर्ड स्टेट उसकी लिक्विड फॉर्म। तो CCl4 लिक्विड बनाना, किससे बनवाना है? कार्बन प्लस क्लोरीन, क्योंकि इसके अंदर वाले एलिमेंट दो, those elements should be in the standard state। अब क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? गैस 30 डिग्री पे इट एग्जिस्ट एज ए गैस। 30 डिग्री पे मुझे कार्बन किस फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड। पर कार्बन के तो बहुत सारे एलोट्रॉप्स, कार्बन कैन एक्सिस्ट इन डायमंड फॉर्म, कार्बन कैन एक्सिस्ट इन ग्रेफाइट फॉर्म, कार्बन के कुछ अमॉर्फस फॉर्म में। तो कन्वेंशनली इट इज द assumption इट्स अ फैक्ट जो आपको याद रखना है। अगर किसी कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है और उसके एक से ज्यादा एलोट्रॉप्स और 30 डिग्री कंडीशन पे सारे एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा स्टेबल थर्मोडायनेमिकली जो सबसे स्टेबल फॉर्म होगी एलोट्रॉप्स की, वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट मानी जाती है। एंड थर्मोडायनेमिकली कार्बन के लिए ग्रेफाइट is considered as most stable state, which is a fact जो आपको याद रखना। और कार्बन के लिए स्टैंडर्ड स्टेट उसकी ग्रेफाइट फॉर्म असाइन की, नॉट द डायमंड। तो कार्बन ग्रेफाइट मेंशन करना पड़ेगा कि आप कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या ले रहे हैं। फॉर कार्बन which exist
as in allotropic forms. Its standard state is the most stable thermodynamic form is diamond. It's a fact which you should remember. जब आप इस रिएक्शन में बैलेंसिंग करोगे तो क्लोरीन के लिए यहाँ कोफिशिएंट 2 लगेगा, कार्बन के लिए कोई कोफिशिएंट नहीं लगेगा, पर आप अब इस रिएक्शन के लिए जो भी डेल्टा एस निकलना उसके ऊपर नॉट का टैग लगा दो। जो भी डेल्टा एस नॉट की वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीसीएल फॉर इन स्टैंडर्ड स्टेट, यानी कि एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ enthalpy of product minus enthalpy of reactant will be standard enthalpy of formation for CCl. So now I'm going to unmute you ताकि मैं कुछ बच्चों के डाउट्स सुन सकूं। सर साउंड कम आ रहा था उस टाइम। सबसे आपकी नीचे साउंड का प्रॉब्लम हो गया था, एक बार ग्रेफाइट वाला दोबारा समझा दो, ग्रेफाइट डायमंड का। ओके साउंड बहुत कट रहा था, सुनाई ही नहीं दिया। अच्छा, आवाज बंद रखो। पहले मुझे ये बताओ, क्या ये सारा ही बता दूं जहां तक दिख रहा है आपको? सर नीचे वाला बस, लास्ट वाला। ठीक है। मैंने ये कहा कि मान लो कि आपके सामने कोई सब्सटेंस है, कोई सॉलिड है जिसके एलोट्रॉप्स होते हैं। हर एलिमेंट के एलोट्रॉप्स नहीं होते। कार्बन के एलोट्रॉप्स है, ग्रेफाइट, डायमंड, इसके अमॉर्फस फॉर्म भी है। तो थर्मोडायनामिकली जो सबसे स्टेबल फॉर्म होती है किसी एलिमेंट के, जिस एलोट्रॉप की सबसे ज्यादा स्टेबल थर्मोडायनामिक फॉर्म है, वो कार्बन के लिए ग्रेफाइट देखी गई है एक्सपेरिमेंटली। तो कार्बन के लिए स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट असाइन किया गया। तो जब भी कभी आपको कोई पूछे व्हाट इज द कार्बन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको कि ग्रेफाइट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन, इट्स द मोस्ट थर्मोडायनामिकली स्टेबल स्टेट। अब CCl4 को जब भी मुझे बनाना है, तो जब मुझे कार्बन लेना है तो कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में आना चाहिए। इसी तरीके से अब मैंने कोई और एलिमेंट ले लिया, मान लो यहाँ पे मैं आपको एज ए फैक्ट बता दूं जो आपको याद भी रखना है। डायमंड लिखा है नीचे नीचे सर डायमंड होगा ना, वहां डायमंड, सॉरी ग्रेफाइट। मान लो मैंने फास्फोरस ले लिया। फास्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। हालांकि सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म ब्लैक फास्फोरस है, पर थर्मोडायनामिक्स में व्हाइट फास्फोरस को सबसे इसकी स्टैंडर्ड स्टेट माना गया। स्टैंडर्ड स्टेट व्हाइट फास्फोरस को असाइन किया गया। इट्स अ फैक्ट, याद रखना है। सल्फर के लिए इसकी रोहम्बिक फॉर्म, विच इज द नेम ऑफ इट्स एलोट्रॉप, इट इज काउंटेड एज इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। हालांकि मैं ये बोलूंगा, भले मैंने इसको ये जरूर कह दिया कि यार ये फैक्ट है, नो डाउट ये फैक्ट है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि उस फैक्ट को जानने के पीछे भी क्या रीजन हो सकता है, इसको स्टैंडर्ड स्टेट क्यों माना है। तो मुझे ये लगता है कि स्टैंडर्ड स्टेट थर्मोडायनामिक्स में हम उसी फॉर्म को मानते हैं जो नेचर में सबसे इजीली अवेलेबल हो और जिसको बनाना आसान हो और वो एक्चुअल में स्टेबल भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी आवाज दोबारा से पहले से हो गई, कम हो गई। सर साउंड स्लो हो गया। सर साउंड है साउंड स्लो हो गया है। सर सुन नहीं पा रहे हैं। सर का ब्लूटूथ खराब नहीं रहा, माइक्रोफोन लगता है कि सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही है, सर आवाज नहीं आ रहा सर, सर साउंड नहीं आ रही है। कोई वीडियो ऑन करके बोल दो।
शांत रहो वीडियो ऑन कर दो। है तो माइक सर वीडियो नहीं देख पाते। वीडियो सब ऑन कर दो। उसका कैमरा उल्टा तरफ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं समझ गया क्यों नहीं आ रहा। जस्ट ए मिनट, हमारी आवाज भी नहीं जा रही। अब आ रही है। हाँ 1 मिनट रुको, मैं अभी कर रहा हूँ ये इशू। हाँ भाई, अब आवाज आ रही है? यस सर। सर ओके, हमारी आवाज आपको नहीं आ रही थी। समझ गया। एक्चुअली क्या था, एक अलार्म ऑन हुआ पड़ा था फोन में, वो बंद नहीं हो रहा था। आई जस्ट टर्न द फेस, मतलब मैं कैमरा की तरफ आया और मुझे पता लगा अच्छा उसमें अलार्म की साउंड चल रही है, इसलिए उसने आपको और मेरी साउंड को डिस्कनेक्ट कर दिया था। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि कार्बन के लिए अगर कोई मुझे ये कह देना कि भाई स्टैंडर्ड स्टेट हमने डायमंड ग्रेफाइट क्यों चुना, तो मैं ये बोलूंगा कि स्टैंडर्ड स्टेट हम हमेशा उस फॉर्म को चुनना प्रेफर करते हैं जो नेचर में इजीली असेसिबल भी हो। ग्रेफाइट से डायमंड बनने में कितना ज्यादा हाई प्रेशर लगाना पड़ता है, कार्बन से ग्रेफाइट से डायमंड बनने में ह्यूज हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। कोल माइंस में फॉसिल फ्यूल्स की कन्वर्जन से तब जाके कहीं अर्थ क्रस्ट के नीचे डायमंड बनता है। तो डायमंड की प्रेपरेशन आसान काम नहीं है। इसलिए जब भी हम कभी किसी कंपाउंड के लिए स्टेबल स्टेट बोलेंगे ना, लाइक स्टैंडर्ड स्टेट बोलेंगे, तो नो डाउट वो फॉर्म स्टेबल होनी चाहिए जो कि ग्रेफाइट नेचुरली स्टेबल है। उसमें एक फैक्टर है जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे भी कि ग्रेफाइट में रेजोनेंस इन्वॉल्व है, दैट इज एंश्योरिंग कि वो मोर स्टेबल फॉर्म है, पर उसका फॉर्मेशन रिलेटिवली आसान भी है। इसलिए नेचर के लिए नेचुरली, जिसमें नेचर पसंद करती है, कार्बन के ग्रेफाइट फॉर्म को प्रेफर करती है, इसलिए उसके स्टैंडर्ड स्टेट को ग्रेफाइट माना गया है। हालांकि मैंने अपनी तरफ से आपको कुछ कोशिश की है कि क्यों उसको स्टैंडर्ड स्टेट माना गया, बट एक्चुअल में ये फैक्ट ही सल्फर के जितने भी एलोट्रॉप्स हैं, रोहम्बिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, कोलॉइडल सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, इन सब में सबसे स्टेबल फॉर्म रोहम्बिक सल्फर है, जो कि अगेन उसकी स्टैंडर्ड स्टेट मानी गई है। तो यूजुअली किसी एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट अगर उसके एलोट्रॉप्स है, तो वो एलोट्रॉप्स उसका माना गया जो मोस्ट स्टेबल, थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म, जो कि रोहम्बिक सल्फर सल्फर के केस में है और उसे स्टैंडर्ड माना गया। ग्रेफाइट थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल है, ये भी एक्चुअल में फैक्ट है, पर ये सच है, इसलिए ग्रेफाइट को भी माना गया। सबसे ज्यादा हैरानी यहां पे होती है कि व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस में ब्लैक फॉस्फोरस सबसे स्टेबल फॉर्म है, पर फिर भी मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म को, व्हाइट फॉस्फोरस को, स्टैंडर्ड स्टेट माना गया। तो उसका रीजन भी मैं यही सोचता हूं, क्योंकि ब्लैक फॉस्फोरस अगर बना रहा हूं ना व्हाइट फॉस्फोरस से, तो कम से कम 12-13 हजार एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाना पड़ता है। जब आप आगे जाके 12th क्लास में पी ब्लॉक पढ़ोगे नाइट्रोजन फैमिली में, आपको बताया जाएगा कि व्हाइट फॉस्फोरस से ब्लैक फॉस्फोरस तक बनाना हो 12,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। दैट इज ह्यूज। सो ब्लैक फॉस्फोरस को बनाना ही बड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर मैं यही रेड फॉस्फोरस में चला जाता, तो रेड फॉस्फोरस को बनाने के लिए भी कंडीशंस आर वेरी हार्श। इसलिए शायद स्टैंडर्ड स्टेट के टाइम पे हम वो फॉर्म देखते हैं जो नेचर हमें उस एलिमेंट की दिखा रही है, जिसमें उसकी एबंडेंस ज्यादा हो मे बी, या उसका फॉर्मेशन नेचर की तरफ से आसान हो। इसलिए जब भी कभी कोई एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में पूछा जाए, अगर वो सॉलिड है और उसके एलोट्रॉप्स हैं, तो आपको ये 3 चीजें याद होनी चाहिए। फॉस्फोरस के लिए व्हाइट फॉस्फोरस, हालांकि वो मोस्ट स्टेबल नहीं है फॉर्म, पर फिर भी उसको हमने स्टैंडर्ड स्टेट माना। थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ब्लैक फॉस्फोरस ही है। ये कई बार क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, सीधे सीधे। सल्फर की थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म रोहम्बिक सल्फर है, और वो हमने रोहम्बिक को ही स्टैंडर्ड स्टेट माना। कार्बन के लिए ग्रेफाइट उसकी स्टेबल स्टेट है थर्मोडायनामिकली, इसलिए कार्बन ग्रेफाइट को भी स्टैंडर्ड स्टेट माना है। यहां पे जाके इट्स सम काइंड ऑफ एक्सेप्शन विच इज ए प्योर फैक्ट। हाँ, कोई स्टूडेंट कुछ पूछ रहा था।
फॉस्फोरस में व्हाइट फॉस्फोरस तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो उसकी अबंडेंस भी बिल्कुल। कम होनी चाहिए, तो नहीं, अबंडेंस जबकि उसके अबंडेंस सबसे ज्यादा है, इजीली मिलते ही नहीं रेड और ब्लैक फॉस्फोरस। शायद यही रीजन है उसका कि उसको स्टैंडर्ड सेट लिया गया है। मैंने शायद इसलिए लगाया क्योंकि कहीं इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर कट नहीं दिया, बट मुझे जो लगता है कि इट इज माइट बी द वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिबल रीजन कि व्हाइट फॉस्फोरस सबसे ज्यादा एबंडेंस में मिल रहा है। इसका ये मतलब हो गया कि आप सोचते हो ना कि अगर कोई चीज ज्यादा स्टेबल नहीं है तो नेचर की फॉर्म में हमें, नेचर हमें बना के नहीं देगी। क्यों? सोडियम भी तो मिलता ही है ना, जबकि सोडियम कैचेस फायर इन एयर। ये तो नहीं कह सकते कि अगर कोई एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव है, जब जिस रिएक्टिविटी को आप समझ रहे हो ना, जो एयर में आके फायर से कैच कर रहे हैं, वो उसकी कहलाती है काइनेटिक अनस्टेबिलिटी। काइनेटिक अनस्टेबिलिटी या यूं बोलूं काइनेटिक स्टेबिलिटी या थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी दो अलग चीजें। काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब है कौन कितनी फास्ट रिएक्शन में हिस्सा लेगा। जैसे कि कार्बन और ग्रेफाइट और डायमंड की मैं बात करूं, डायमंड इज इनर्ट। जब मैंने ये वर्ड बोला ना डायमंड इज इनर्ट, तो आई एम टॉकिंग ऑफ कि डायमंड डज नॉट रिएक्ट विद एनीवन इजीली। इसका मतलब डायमंड इज काइनेटिकली मोर स्टेबल, काइनेटिकली मोर स्टेबल। बट अगर मैं थर्मोडायनामिक्स के पर्सपेक्टिव से जब देखूंगा तो ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल। तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी दो अलग चीजें होती हैं, और मैक्सिमम टाइम ये दोनों पैरेलल रन करती हैं। मतलब दो फॉर्म्स में से जो काइनेटिकली ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट में वो थर्मोडायनामिकली भी मोर स्टेबल होता है। इसलिए हमारी ये धारणा ही बन गई, जो मोर स्टेबल है इसका मतलब वो लेस रिएक्टिव है, क्योंकि मैक्सिमम चीजों के केस में ऐसा वाकई में देखा गया, जो काइनेटिकली ज्यादा स्टेबल वो थर्मोडायनामिकली भी ज्यादा स्टेबल। पर कुछ एग्जांपल लाइक कार्बन, फॉस्फोरस, इनके केस में ऐसा नहीं था। थर्मोडायनामिकली जो फॉर्म स्टेबल है, काइनेटिकली वो उसका वही फॉर्म ज्यादा स्टेबल नहीं है। जब आप आगे जाके ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, इनफैक्ट आपने ये चीज पढ़ी हुई ना, ग्रेफाइट में कार्बन, हर कार्बन नेबरिंग 3-3 कार्बन से बॉन्ड बनाता है। यस सर, कुछ पक्का पढ़ा होगा। मैं आपने थोड़ा बताया इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, लेयर्स में आपने बताया था लेयर्स सर। में होता है वो ग्राफीन लेयर्स में बनाते हैं। इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हाँ, इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पर हालांकि वो पी ब्लॉक में ही पढ़ाया जाता है, केमिकल और खासकर ये ऑर्गेनिक में भी आएगा। बच्चों ध्यान से समझना। मान लो मैंने कार्बन के साथ ये हेक्सागोनल 6 मेंबर्ड रिंग बनाए, ऐसे हर कार्बन के नेबरिंग कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है। हम कहते हैं ना कि इसका 4th इलेक्ट्रॉन फ्री है। अगर मैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब कि ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये इसके एमटीपी ऑर्बिटल में, सो देयर आर p ऑर्बिटल ये जितने भी p ऑर्बिटल्स हैं, दे ऑल p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलरली लाइंग ऑन द रिंग। अगर ये रिंग है ना, हेक्सागन की रिंग, p ऑर्बिटल ऐसे खड़े हैं, और जब जितने भी पैरेलल p ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, इन सब में अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसे होगी। ये इलेक्ट्रॉन इधर, 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 ये इलेक्ट्रॉन इधर। दिस डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कॉल इट एज रेजोनेंस। और ये जो रेजोनेंस होती है, इसमें खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी अचीव करता है। कुछ कंपाउंड की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी का इससे मतलब होता है उसके अंदर अपनी एनर्जी कितनी है, इंटरनल एनर्जी कंटेंट कितना है। इंटरनल एनर्जी कंटेंट ग्रेफाइट का कम है क्योंकि उसमें रेजोनेंस हुआ है। अब यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट p बॉन्ड, दे ऑल आर डीलोकेलाइज्ड, एंड दिस इफेक्ट ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मूव करना, दिस इज एक्चुअली रेजोनेंस, जो कि डायमंड में नहीं है। माइट बी दिस इज द रीजन कि ग्रेफाइट इज वेरी स्टेबल।
हालांकि मैं इसे स्ट्रॉन्ग रीजन मानता हूं, पर क्योंकि ये क्लियर कट ऐसे कहीं लिखा नहीं तो मैं उसके ऊपर अपना सिग्नेचर नहीं लगा सकता, मैंने डिस्कवर किया। पर जहां डीलोकेलाइजेशन आ जाती है, खूब सारी एनर्जी मॉलिक्यूल की रिलीज होती है, विच ब्रिंग्स डाउन इट्स स्टेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का ताल्लुक इससे है, जो कि डायमंड में नहीं था। पर अगर कोई आपको ये कह दे कि डायमंड और ग्रेफाइट को दोनों को मैंने अगर सपोज किसी सब्सटेंस से रिएक्ट करने के लिए छोड़ दिया, तो मैं कहूंगा तब यही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका फ्री इलेक्ट्रॉन समवन कैन गेन, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू समवन, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। अल्टीमेटली कार्बन को लालच रहता है, मेरे 3 बॉन्ड है, काश मेरा चौथा बॉन्ड कोई पूरा कर दे, जो कि डायमंड में कार्बन के 4-4 बॉन्ड थे, ऑक्टेट कंप्लीट था, जिसके कारण डायमंड की काइनेटिक स्टेबिलिटी ज्यादा थी। पर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी मैक्सिमम टाइम सब्सटेंसेस की पैरेलल चलती है। जो फॉर्म किसी सब्सटेंस की काइनेटिकली स्टेबल, वही फॉर्म थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। पर कुछ केसेस में ये उल्टा है, और वो बहुत रेयर केसेस है, लाइक एक फॉस्फोरस, बाकी और कहीं नहीं ऐसा हुआ। बहुत सारे एलिमेंट के एलोट्रॉप्स हैं, तो ये रेयरली यहां एग्जांपल में देखा गया। तो इन शॉर्ट आपको अगर कोई कंक्लूजन में ये पूछता है कि भाई किसी एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट बताओ, तो आप सोडियम की सॉलिड स्टेट स्टैंडर्ड बता दोगे, पोटेशियम की सॉलिड बता दोगे, ब्रोमीन की लिक्विड बताओगे, ब्रोमीन की लिक्विड, आयोडीन की सॉलिड, आयोडीन 25 डिग्री पे 1 बार प्रेशर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। पर जिन एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स आगे, तो अपनी 3 चीजें याद रखनी है। कार्बन के लिए ग्रेफाइट इज द मोस्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म, सल्फर के लिए रोहम्बिक फॉर्म, फॉस्फोरस के लिए अनएक्सपेक्टेडली व्हाइट फॉस्फोरस, मे बी बिकॉज कि ब्लैक फॉस्फोरस बनाना बहुत मुश्किल है, जैसे डायमंड बनाना बहुत मुश्किल है। सो स्टैंडर्ड सेट आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। तो अब अगर कोई यहाँ पे लिखता है ना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो जहां भी कार्बन बोला होगा वहां पे लिख देना कि ग्रेफाइट, ये मेंशन कर गैलियम की कौन सी स्टेट किसके लिए? सर इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते हैं इसे? हाँ, ये yes, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल। पर अगर आप इसे मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो, क्या आप मेटालिक बॉन्ड वाली लैंग्वेज यूज करना चाह रहे हो? वो कह रहे हो? सर नो सर, पर मेटालिक बॉन्ड मत देखना, क्योंकि ये नॉन मेटल है। हाँ यस जितने भी इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं वो सब मोबाइल इलेक्ट्रॉन ही कहला रहे हैं। ओके, गैलियम अगेन, जब तक आप 25 डिग्री तक देख रहे हो, 28 डिग्री तक देख रहे हो, तो गैलियम अपने पास सॉलिड फॉर्म में दिखे। हल्का सा 30 डिग्री तक ले जाओगे वो मेल्ट कर जाता है, तो फिर उसके लिए उसी 30 डिग्री पे लिक्विड फॉर्म बन जाएगी, स्टेबल स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट। पर अब जो चीज आपको आगे समझनी है, जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया, हालांकि मैंने अभी तक क्लास में कुछ नहीं पढ़ाया, बस एक न्यूमेरिकल भी नहीं स्टार्ट किया, तो अब सिर्फ आप सुनोगे चुपचाप। अब अगर आपको कोई ये कह देना कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4, तो आपने सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है खुद से अपनी तरफ से। वो रिएक्शन क्या होगी? N2O4 को बनाना है, किससे बनाना है? इसका 1 मोल बनाना है, इसकी एलिमेंट से, शुड बी टेकन इन द स्टैंडर्ड स्टेट। बैलेंसिंग करनी है, पर इसका एक कॉफिशिएंट रखना है, तो यहां ऑक्सीजन का कॉफिशिएंट 2। जहां भी कहीं ये वर्ड आ गया, फाइंड स्टैंडर्ड, जरूरी नहीं गिव्स फ्री एनर्जी, ऐसे लिखा होता, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन, पर फॉर्मेशन वर्ड लिखा होता ऑफ समथिंग, तो इसके लिए तुरंत आपने उसका फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखना है 1 मोल के लिए, उसके एलिमेंट्स से स्टैंडर्ड स्टेट में। तब आप इस केस में बोलोगे, अगर इस रिएक्शन का डेल्टा जी आपसे किसी ने पूछा, तो वो कहलाएगा इसका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। अगर मैंने पूछा इसका डेल्टा एच नॉट इस रिएक्शन का, तो बोलोगे इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर किसी ने पूछा डेल्टा एस नॉट फॉर दिस रिएक्शन, वी कॉल इट एज स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। अप टू हियर किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, अब वो रिएक्शंस रिमेंबर करना पड़ेगा क्या कि किसका क्या रिएक्शन होगा? मैंने अभी तुम्हें क्या बोला? रिएक्शन क्यों रिमेंबर करना पड़ रहा है? तो कॉमन सेंस है, कंपाउंड देखो, उसमें एलिमेंट देखो कौन से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन,
विच एग्जिस्ट एज एंड टू एंड O2। इसमें क्या रिमेंबर करना सर? क्योंकि जैसे 9th में कहते थे जरूरी नहीं कि वो कंबाइन ही करें। हमने नहीं देखना कि वो कंबाइन करते हैं या नहीं करते, हम सब कुछ थ्योरेटिकली कर रहे हैं। हमने नहीं ये देखना कि वो कंबाइन वाकई में प्रैक्टिकली करते हैं या नहीं, हम उससे कोई मतलब नहीं। उसमें तो सर 3 को रिएक्शन दिया ना सर, तो उसके अनुसार ना होगा। दोबारा बोलो सर। उसमें तो 3 रिएक्शन दिया है, तो उसके अनुसार नहीं करेंगे सर, डायरेक्ट कैसे निकालें? उसमें जो क्वेश्चन जो वो C3 जो क्वेश्चन अभी जो दिए थे अभी वो करने लगे देख रहे हैं। N2O4 तो NO से बनता है ना भैया, वो किसी से भी बने, पर ये डिफाइन ही ऐसे किया गया कि किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन उसके एलिमेंट से बना। अब वो भी मैं रीजन दूंगा कि ये डेफिनेशन ऐसे क्यों दी गई है, पर हमें अपना ज्ञान नहीं बांटना यहाँ पे कि N2O4 तो किसी और से बनता है ना, वो किसी से भी बने। हमने जब यहाँ पर फॉर्मेशन की डेफिनेशन देनी है ना, तो वो इसी तरह दिखानी है, कंपाउंड का फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स एलिमेंट। हम कोई सच्ची में नहीं बनाने लग गए उसको ऐसे। अब आपको जो क्वेश्चन में गिवन था, इसके लिए डेल्टा G0 की वैल्यू 86.6 थी। NO गैस प्लस हाफ O2 गैस, NO2 गैस बनाना, इसके लिए डेल्टा G0 का वैल्यू गिवन था -34.8। 2NO2 N2O4 gas delta G0 is -5.77। अब आपको इन 3 इक्वेशन से मैथ्स लगा के इस इक्वेशन को बनाना। अब ये बिल्कुल उसी तरह के न्यूमेरिकल चलेंगे जैसे आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे डिफरेंट रिएक्शंस की मदद से किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का। इसमें वही रूल होगा कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पावर में बिल्कुल बिल्कुल सेम। अब मैं वही काम करने लगा हूं। देखो, मुझे N2O4 प्रोडक्ट में चाहिए, तो मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा। N2O4 का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, ऑलरेडी 1 है, मैं इस रिएक्शन को कुछ नहीं करूंगा। N2 का कोएफिशिएंट मुझे 1 चाहिए, पर ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को आप हाथ नहीं लगा सकते जब तक आपने उस क्वेश्चन में जो पूछा है ना उसका केमिकल इक्वेशन नहीं लिखा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। जो डेफिनेशन लिखी उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। मैंने जब इस इक्वेशन को लिखा तब मुझे समझ लगा कि इस इक्वेशन का डेल्टा G बनाना है इनकी मदद से। तो अब क्या करना है, N2 का कोएफिशिएंट 1 रखना है, मेरे पास हाफ है, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, डेल्टा G को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि डेल्टा G एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, G एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन बी एडिड, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी सब्ट्रैक्टेड, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर यहां कोई होता तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता, 3 से मल्टीप्लाई करता, फिर आप उसे मल्टीप्लाई नहीं करते। अब O2 का कोएफिशिएंट, अच्छा अब देखो, मुझे NO नहीं चाहिए कहीं भी, आई डोंट वांट NO। तो अब जब मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहां NO का कोएफिशिएंट 2 बन जाएगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 बन गया, इसका कोएफिशिएंट 1 बन गया, इसका कोएफिशिएंट 2 बन गया। तो इसलिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन को तो 2 से मल्टीप्लाई करना। अब NO मुझे हटाना है, एलिमिनेट करना है, और यहां NO2 कोएफिशिएंट के साथ आएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो NO का कोएफिशिएंट यहां भी 2 होगा, यहां भी 2 होगा, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कैंसल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसलिए मुझे इन दोनों इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड भी करना पड़ेगा। ऐसे मैथ्स लगाना है कि आपको किसी तरीके से इस 3 इक्वेशन से ये इक्वेशन बनानी है। तो मैंने देखा N2 का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने देखा कि इस इक्वेशन में भी मुझे NO हटाना है, क्योंकि NO कहीं नहीं चाहिए, पर यहां 2 से मल्टीप्लाई होने पर इसका कोएफिशिएंट 2 बन जाएगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं,
और इन दोनों को ऐड कर दूं तो NO NO कट जाएगा। अब मुझे N2O4 प्रोडक्ट में चाहिए तो मुझे थर्ड इक्वेशन को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। अंकित माइक ऑफ करो। तो तीनों इक्वेशन को अगर मैं से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और थर्ड में ऐड कर दूं, चेक करो क्या आपको फाइनल इक्वेशन ये मिलेगी। यस सर। N2 ये देखो 2 into half N2, 2 into half O2, 2 into NO प्लस 2 into half O2। पर ध्यान रखना रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड करने हैं, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड करने हैं। तो रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट 2NO प्लस 2 into half O2 अगेन 2NO2। नाउ प्रोडक्ट में NO का कोफिशिएंट 2, NO2 का कोफिशिएंट फिर से 2 प्लस N2O4। तो यहां का डेल्टा जी, इस रिएक्शन का नेट डेल्टा जी क्या बनेगा? फर्स्ट इक्वेशन का डेल्टा जी इंटू 2 प्लस सेकेंड इक्वेशन का डेल्टा जी इंटू 2 प्लस थर्ड इक्वेशन का डेल्टा जी। अब यहां पर जो जो कट रहा है वो काट दो, जो दिख रहा हो। देखो NO रिएक्टेंट में भी है, प्रोडक्ट में भी है, इट विल गेट कैंसल आउट। NO2 प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कैंसल आउट। O2 प्लस O2 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा ये? O2 प्लस O2 विल गिव यू 2O2। तो अल्टीमेटली तो आपके पास सिर्फ क्या बचा? N2 प्लस 2O2 गिवन 2। तो यहां से जब आप वैल्यूज पुट करोगे, डेल्टा G1 नॉट की, डेल्टा G2 नॉट की, डेल्टा G3 नॉट की, मल्टीप्लाई डिवाइड ध्यान से करना। आप ये क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो अपनी मूर्खता से करोगे, क्योंकि आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते वक्त कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते, जबकि इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के अलावा पूरी थर्मोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल ऐसे, पूरी थर्मोकेमिस्ट्री आपको 3 या 4 इक्वेशन मिलेंगी। आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए जो रिक्वायर्ड इक्वेशन, फिर उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। हो जाएगी स्टेप के क्वेश्चन, कर लोगे। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम इक्वेशन उल्टी करते थे, इसमें तो कर ही नहीं पाएंगे ना। अब जब उल्टी करने का मतलब क्या होगा? किसी इक्वेशन को उल्टा करना है। मान लो मुझे किसी केस में N2O4 ना, अगर कोई कह दे किसी इक्वेशन को मुझे रिवर्स करना है, रिवर्स करने का मतलब है आप सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस, तो ये इधर ये इधर, तो फिर ये भी रिवर्स हो जाएगा। डेल्टा जी नॉट भी पता चलेगा। ओके सर। 1/, नहीं कर सकते? 1/, क्यों करना है? जैसे कि इक्विलिब्रियम में रिवर्स, वो इक्विलिब्रियम में ये फिर से समझा दीजिए सर, क्या मतलब कि किस क्या अगर फर्क पड़ेगा इक्वेशन डेल्टा जी रिवर्स पर? करोगे तो इक्वेशन ठीक है, पे क्या इसको मैं अंतर कुछ नहीं समझाने लगा, इसमें कुछ भी नहीं है समझाने वाला। अरे नहीं सर, मैं कह रहा हूँ अगर इक्वेशन फ्लिप कर दी तो डेल्टा जी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बता दीजिए। हाँ ये बता देता हूँ। अब अपने सारे लोग आवाजें मिक्स मत करना। डेल्टा जी की साइन चेंज कर देंगे ना। बिल्कुल। मान लो ये कोई रिएक्शन है, 2A gives 3B और यहाँ का डेल्टा जी नॉट -10। अगर मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो इसका डेल्टा जी नॉट +10 हो जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं। कोई कहेगा ना कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट है, तो उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट का साइन बदल जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। बैकवर्ड तो जाएगी नहीं ना रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे नहीं है। भैया इक्विलिब्रियम की तो बातें नहीं हो रही, ये तो रिएक्शन ही सारी इररिवर्सिबली चल रही है। यहाँ कहीं इक्विलिब्रियम नहीं मिक्स हो रहा, हम सब मान के चल रहे कि ये पूरी पूरी इररिवर्सिबल रिएक्शन। जहां इक्विलिब्रियम लाना होगा ना, क्वेश्चन में बताया जाएगा। ओके सर। तो ये मान के चलो कि द मोमेंट मैंने आज आपको ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन, गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिए, समझ लो कि आपको थर्मोकेमिस्ट्री का पहला पार्ट समझा दिया। अब यहां पर मैं एक बेसिकली कंसेप्चुअल चीज क्लियर करना चाह रहा हूं, हालांकि वो हमारे काम में नहीं आएगी कहीं, लेकिन फिर भी हमें पता होनी चाहिए।
मान लो मैंने आपके सामने कोई रिएक्शन दी, मीथेन प्लस 2O2 गिव CO2 एंड वाटर। मैंने आपसे ये पूछा इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H नॉट बताओ, मतलब स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी बताओ। अब स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी फॉर रिएक्शन बताना तो हमारा टेक्निकली तरीका ये कहता है एंथैल्पी ऑफ फॉर प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी फॉर रिएक्टेड ग्रुप, क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं ये सिस्टम की फाइनल स्टेट है, ये सिस्टम की इनिशियल स्टेट। तो मुझे बोलना चाहिए एंथैल्पी इन द फाइनल स्टेट विच इज प्रोडक्ट, एंथैल्पी इन द रिएक्टेंट विच इज इट्स इनिशियल स्टेट। अब यहां पर जब आप एंथैल्पी की बात करें, किस किस की एंथैल्पी, ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, एंथैल्पी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कितने मोल है कार्बन डाइऑक्साइड के, 1, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी प्लस वाटर के 2 मोल है, तो मैं क्या लिखने लगा हूं, मोलर एंथैल्पी फॉर वाटर इंटू 2, मतलब 1 मोल वाटर की एंथैल्पी इंटू 2, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का एंथैल्पी इंटू 1। दिस इज द टोटल एंथैल्पी वी शुड काउंट फॉर द प्रोडक्ट, यानी कि एंथैल्पी फॉर ऑल द प्रोडक्ट स्पीशीज दैट विल बी काउंटेड एज सिस्टम की फाइनल स्टेट में एंथैल्पी, माइनस रिएक्टेंट में मीथेन के लिए मोलर एंथैल्पी फॉर मीथेन फॉर 1 मोल मीथेन इंटू 1। वाई, क्योंकि यहां पर इसका 1 मोल है। मोलर एंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन इंटू 2। अगर आप किसी तरह से ये वैल्यू पता कर सको तब मैं कहूंगा कि इनकी वैल्यू पुट करके आप डेल्टा एच निकालोगे, पर आप जानते हो, हम जानते हैं एच की वैल्यू हम नहीं बता सकते, वी कैनॉट डिटरमिन एच, इसलिए ये सिर्फ लिखने के लिए ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें कोई मैथ्स की टेक्निक यूज करनी पड़ेगी कि हम इस इक्वेशन को, इस नंबर की वैल्यू किसी तरीके से जान सके। हालांकि मैं एच की वैल्यू नहीं बता सकता हूं किसी सब्सटेंस की, लेकिन अगर यही एस होता, एस की वैल्यू मैं बता सकता था। बता सकते हो ना कैसे, एस की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं, At the 0 degree थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके 0 केल्विन की रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। अब यहां हम एक आगे कन्वेंशन लगाते हैं। क्या कन्वेंशन लगाते हैं, यहां हम लिख देते हैं कि वी आर गोइंग टू फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। यहां पर हम एक अब टैग लगाना शुरू कर देते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस। अब कोई पूछे कि भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का टैग क्यों लगाया, तो अब देखो मैं क्या करने लगा हूं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 को अगर मुझे लिखना हो, जो अभी आपने सीखा, क्या लिखते, CO2 का 1 मोल बनाना है, किससे बनाना है, इसके एलिमेंट से, कार्बन एंड ऑक्सीजन, बट दे शुड बी इन द स्टैंडर्ड स्टेट। ऑक्सीजन शुड बी इन द गैस फॉर्म। कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या बताई थी अभी, जरा बताओ, ग्रेफाइट। तो अब इस रिएक्शन का अगर कोई मुझे कहे डेल्टा एच फाइंड करो, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, इसका एंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर O2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। अब मुझे एक बात बताओ, हमारी जो डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन क्या थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, किसी सब्सटेंस का 1 मोल बनाना, किसी सब्सटेंस का 1 मोल बनाना,
किससे बनाना? अब ये सब्सटेंस कौन हो सकता है? इट कैन बी कंपाउंड, इट कैन बी एनीथिंग। किसी सब्सटेंस का एक मोल बनाना, पर किससे बनाना? इसके एलिमेंट से बनाना। दैट एलिमेंट शुड बी टेकन इन द स्टैंडर्ड स्टेट। मान लो मैंने आपसे ये पूछा कि भाई ये बताओ, अगर हमें ये डेफिनेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन लिखना हो, तो कैसे लिखोगे? मैं कहूंगा डेफिनेशन के हिसाब से O2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब O2 बनाओ। O2 किससे बनाए? O2 किससे बनाऊं? उससे ओ से O से। ऐसे लिखोगे 2O। पर मुझे ये बताओ, क्या ये ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट है? क्या नेचर ऑक्सीजन को इस फॉर्म में रखती है? वो ही स्टैंडर्ड है। नहीं ना, ये खुद ही तो स्टैंडर्ड स्टेट है। ऑक्सीजन की तो स्टैंडर्ड स्टेट यही है। अब कोई हमें ये कह दे कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बनाना है, तो क्या कोई चेंज ऑफ स्टेट हुआ? क्या स्टेट बदली? नो सर। नो सर। तो मैं कह दूंगा फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा H इज 0, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज 0. Standard change in enthalpy of formation of element in its standard state is 0. इसलिए कोई भी एलिमेंट अगर आप उस बनाना चाहते हो, उसके स्टैंडर्ड स्टेट से बनाना चाहते हो, तो इसमें तो कोई चेंज इन स्टेट ही नहीं हुआ। इफ दे आर एट सेम टेम्परेचर, इफ दे आर एट सेम प्रेशर, देयर इज नो चेंज इन द स्टेट। मैं कह दूंगा डेल्टा H तो 0 हो गया। मान लो कोई मुझे ये कह दे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, ये बनाना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड बनाना, ग्रेफाइट, तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा ग्रेफाइट से बनाओ। अब मैं ये यहां पे कंडीशन लगाऊंगा कि इस रिएक्शन का डेल्टा H नॉट, तो मैं पता कर सकता हूं, मैं चेंज इन डेल्टा H तो निकाल सकता हूं एक्सपेरिमेंट में, मैं H नहीं निकाल सकता। पर कोई मुझे ये कह दे कि थ्योरेटिकली जब आप इस रिएक्शन को ऐसे लिख रहे हो, तो आप ये कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट। और हमारी ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? कोई एलिमेंट अगर अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होगा तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। तो आप बता सकते हो इन तीनों नंबर में कौन सा नंबर 0 हो रहा है? ग्रेफाइट वाला। ग्रेफाइट वाला 0 हो गया। लेकिन वो तो डेल्टा H नॉट है ना, H नॉट तो अब H है वो तो, क्योंकि आपने जब इस रिएक्शन का डेल्टा H लिखा तो ये H इन द फाइनल स्टेट, H इन द इनिशियल स्टेट हो गया। तो मैं क्या कहूंगा कि इसका H 0 हुआ। अगर इसका H 0 हो गया तो मुझे ये बताओ इस रिएक्शन में क्या कार्बन की स्टेट बदली है? ग्रेफाइट से डायमंड दो अलग मटेरियल है ना, सेम तो नहीं है। तो डेल्टा H की वैल्यू कुछ ना कुछ है, और एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू है लेट्स से 2 किलो जूल। मैं आपको डाटा बता रहा हूं। अब अगर कोई मुझे ये कह देना कि ये डेल्टा H 2 है और ये नंबर 0 है, तो मैं तो ऑटोमेटिकली कह दूंगा कि ये 2 नंबर डायमंड का H बन गया। यानी कि किसी सब्सटेंस का H उसी रिएक्शन का डेल्टा H होगा अगर बाकी सब्सटेंसेस का H 0। समझ आई ये चीज? हमको ये रिएक्शन सच में नहीं करवा रहे। तो सर उसका डेल्टा G नॉट भी सर 0 होगा सर O2 का। एग्जैक्टली। अब मैं उसको डेल्टा G नहीं बोलूंगा, अब मैं G बोल सकता हूं, क्योंकि ये देखो जब आपने ये बोला ना यहाँ पे, इसको मैं कैसे लिखता? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। अब मैं कहूंगा ये नंबर 0 इसलिए है क्योंकि ये नंबर 0 0, क्योंकि O2 को O2 से बनाना,
O2 को O2 से बनाए तो कोई सेंस ही नहीं बनती। तो हम ये कहेंगे कि वी कन्वेंशनली एज्यूम कि किसी भी एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्योर स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में इज असाइन्ड टू बी 0, क्योंकि एलिमेंट को एलिमेंट से बनाना कोई सेंस ही नहीं रखता। तो नेचर हमें ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में देती है। तो नेचर ने जो ऑक्सीजन हमें O2 की फॉर्म में दी है, हम उसको बोलते हैं, जो नेचर ने हमें दिया उसका हम एंथैल्पी 0 असाइन कर रहे हैं। कोई भी एलिमेंट हमें नेचर जिस फॉर्म में देगी, हम उसके लिए उसकी एंथैल्पी कंटेंट 0 असाइन कर देंगे। हाँ, कोई स्टूडेंट कुछ पूछ रहा है सर? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर 1-1 भी रहता तब भी तो 0 ही आता। बिल्कुल 1-1 भी रहता तो 0 आता। पॉइंट ये आ रहा है कि क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन हमें जब नेचर ने दिया तो हम उसके अंदर जितना भी H वैल्यू है ना, उसको हम 0 एज ए रेफरेंस ले रहे हैं, क्योंकि 0 को रेफरेंस मान के अब हम बाकी हर चीज का H निकाल सकते हैं। सर ग्रेफाइट वाले हो सकता है उसका एंथैल्पी 1-1 हो सकता है उसका 1 होता, 2 होता, 3 होता, पता नहीं कितना हो। अगर इसका सर डेल्टा G नॉट भी पूछे तो सर 0 होगा सर इसका। फॉर एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट, वेरी गुड। फॉर एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट बिल्कुल 0 होगा। ये वाले क्वेश्चन में तो 0 नहीं लिया था पिछले में। किसमें? पहले आपने जब वो रिएक्शन लिखी थी। कौन सी वाली? ये कार्बन ग्रेफाइट डायमंड वाली? दूसरा जो पिछला क्वेश्चन था उसमें N2 + O2 से N2O4 बनाया था। हाँ, अगेन एक मिनट, क्या हमने उसमें N2 का H वैल्यू 0 कहीं यूज किया? मैंने तो 3 इक्वेशन मल्टीप्लाई डिवाइड करके चौथी फाइनल इक्वेशन बना दी थी ना, है ना? ये देखो, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया यही पे, उसका कनेक्शन इसी से है। 1 मिनट रुकना, भी इंटरप्ट ना करना जब तक मैं स्टूडेंट का आंसर नहीं देती। सिर्फ यहां तक किसी को कोई डाउट पूछना हो कि जब मैंने किसी एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 असाइन की, उसमें किसी को आपत्ति हो? सर ग्रेफाइट डायमंड में समझ नहीं आ रहा है। ओके, मुझे भी। ओके सर, ये जो आपने निकाला है सर, इसको तो आपने पहले मुझे एक का तो आंसर देने दूं, ठीक है, तब एक साथ शुरू हो जाओगे। सपोज कोई मुझे कहे कि कार्बन डायमंड के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखो। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर डायमंड? तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे? कार्बन डायमंड बनाना किससे बनाना है? ग्रेफाइट से बनाना। आपको मुझे कहते कि इस रिएक्शन का डेल्टा H बता, तो मैं लिखूंगा डेल्टा H नॉट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट। हमने ये कन्वेंशन मान ली कि जो भी एलिमेंट हमें नेचर जिस फॉर्म में देगा उसका एंथैल्पी कंटेंट इज 0, उसको रेफरेंस मान लिया। तो अगर मैं ये देखूं कि हमने स्टैंडर्ड स्टेट में कार्बन की ग्रेफाइट असाइन की, तो मैंने इसमें इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 माना। तो अब इस रिएक्शन का डेल्टा H नॉट जो आप एक्सपेरिमेंटली निकालोगे, वही हम डायमंड के लिए HF नॉट असाइन कर देंगे। हर सब्सटेंस के लिए, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो होगा, जब भी आप उसको उसकी स्टैंडर्ड स्टेट से बनाओगे, तो उस रिएक्शन का डेल्टा H नॉट आप एक्सपेरिमेंटली निकालोगे। वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए HF नॉट मान लिया जाएगा, एज्यूमिंग कि जो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है उसमें उसका HF नॉट वैल्यू 0 असाइन किया गया। अगर कोई पूछे क्यों असाइन किया गया, 0 इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ एनी नंबर। जब हम किसी को रेफरेंस भी मानते हैं ना, जब आप कभी फिजिक्स में कोऑर्डिनेट बनाते हो, आप ओरिजिन को 0 वैल्यू क्यों असाइन करते हो? तो उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट 0 0 0, क्योंकि आपने इसको रेफरेंस माना। इसी तरह किसी भी सब्सटेंस की एंथैल्पी का रेफरेंस उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी इज असाइन्ड टू बी 0, लाइक यू चूज कि ओरिजिन अगर आपका स्टैंडर्ड है, रेफरेंस है, तो अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट बंदा यहां है, उसकी पोजीशन आपने 5 सेंटीमीटर बता दी एक्सरसाइज, पर आपने इसके रिस्पेक्ट में बताई,
तो जब आप अब किसी रिएक्शन का डेल्टा एच बता रहे हो, किसी प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बता रहे हो, तो उसके स्टैंडर्ड स्टेट के रिस्पेक्ट में बता रहे हो, और स्टैंडर्ड स्टेट का एंथैल्पी इज असाइन्ड टू बी 0। इज दैट क्लियर? तो सर क्वेश्चन में जब भी डेल्टा एच रहेगा तो प्रोडक्ट क्या रहेगा? बिल्कुल। अब जब भी आपको डेल्टा एच मिल गया, इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा एच मिल गया, तो वो डेल्टा एच डायमंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। एच और एच एस यानी बराबर कि थोड़ी होंगे हाँ सर, एच एस बराबर थोड़ी होंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे अगर ये 0। एच और एच फॉर्मेशन, delta H naught formation for this reaction is enthalpy of formation of diamond। सर मैं बोल रहा हूँ जैसे एच डायमंड और एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड वो तो अलग अलग होंगे ना? वो अलग नहीं है, क्योंकि जब आप एक रिएक्शन लिख रहे हो ना, ये डायमंड की फॉर्मेशन के लिए लिख रहे हो, इसलिए यहां पैरों में टैग है F। अगर कोई मुझे ये कह दे ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 बताओ, तो एग्जांपल के बाद आप यूज टू हो जाओगे, अभी समझ जाओगे। कुछ भी नहीं है ये कौन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 बताओ। लुक केयरफुली, जब मैंने बोला ना SO2 के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका मतलब मैंने पूछा HF ऑफ SO2, मैंने ये पूछा आपसे, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड। अब आप कहोगे सर हम HF नॉट नहीं बता सकते, मैंने कहा ठीक है, पर इनडायरेक्टली किसी तरीके से पता करो। आप कहोगे अगर हम ये रिएक्शन करवाएं जिसमें SO2 का 1 मोल बनाना है, पर किससे बनाना है? स्टैंडर्ड स्टेट में सल्फर और ऑक्सीजन से। व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सल्फर? S8 रोहम्बिक। रोहम्बिक S8। तो बैलेंस इसका 1 मोल बनाना है, पर बैलेंसिंग करते वक्त मैं यहां लगा रहा हूं 1/8, यहां 2। इस रिएक्शन का डेल्टा H नॉट तो आप पता कर ही सकते हो एक्सपेरिमेंटली, पर इसका डेल्टा H नॉट आप लिखोगे कैसे? इस रिएक्शन का डेल्टा H नॉट आप लिखोगे इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इंटू 1/8, क्योंकि ये 1 मोल F8 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ये मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ F8 है, प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इंटू 1। अब हमारी कन्वेंशन क्या है? कोई एलिमेंट जो नेचर में जिस फॉर्म में हमें मिलेगा उसके एंथैल्पी कंटेंट को हमने 0 असाइन कर दिया। तो यहां पर किस किस का HF नॉट 0 असाइन होगा? SO2 का, SO2 कंपाउंड है, S8 का 0, O2 का 0। अब इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा H नॉट आएगा वो आप क्या असाइन करोगे? वो SO2 का HF नॉट है। हमेशा प्रोडक्ट के बराबर होता है, हमेशा ही प्रोडक्ट के बराबर, क्योंकि आपने रिएक्टेंट एलिमेंट लिए इसीलिए। ये उस चीज का मैंने आंसर दिया, क्यों डेफिनेशन में ये कहा गया है 1 मोल कंपाउंड बनाओ लेकिन एलिमेंट से बनाओ। ये ली ही डेफिनेशन इसीलिए गई है कि एलिमेंट से बनाना, क्योंकि एलिमेंट के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज असाइन्ड टू बी 0, क्योंकि नेचर हमें जो सब्सटेंस जिस फॉर्म में देती है, एलिमेंट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस, उसमें उसके एंथैल्पी कंटेंट को 0 एज ए रेफरेंस मान के हम कंपाउंड का HF नॉट निकालेंगे। हर कंपाउंड का दुनिया में कुछ ना कुछ HF नॉट है जो हम एक्सपेरिमेंटली निकाल के टेबल की फॉर्म में अपने पास होता है। ये हर सब्सटेंस के कॉमन नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। कुछ पूछ रहा था कोई स्टूडेंट सर N2O4 में कैसे हुआ सर? उसमें भी तो वही चीज हुआ सर। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। अरे जो एल्वेज प्रोडक्ट क्या बोल रहा है दोबारा? क्या 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 जो डेल्टा H बोल रहा है एल्वेज प्रोडक्ट क्या है मतलब होगा? रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का तो हमेशा 0 हो गया ना, क्योंकि आपने रिएक्टेंट एलिमेंट लिए। अब जब मैं इस क्वेश्चन में दे रहा था अभी N2O4 वाला, मैंने आपको बोला कि ये रिएक्शन हमने ऐसे लिखी थी। आपको अगर कोई कहते इस रिएक्शन का डेल्टा H नॉट बताओ, इस रिएक्शन सर इसका भी तो सर फिक्स होना चाहिए सर, क्योंकि N2O2 का तो 0 हो गया। गया। सुन तो ले,
ठंड रख के रुक जा, सुन ले। अब डेल्टा एच नॉट ऑफ दिस रिएक्शन अगर निकालना तो आप कैसे लिखते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 प्लस 2 into एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। अब अगर इस रिएक्शन के लिए आप किसी तरह ये निकाल पाओ एक्सपेरिमेंटली, ये नंबर तो 0 है। तो जब आपको उस सवाल में दिया गया था फाइंड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4, तो मैंने तुरंत बोला कि उस कंपाउंड को बनाओ पर उसके एलिमेंट से बनाओ। अब जो आपने इक्वेशन लिखी थी, जो 3 इक्वेशन थी, उन 3 इक्वेशन में क्या क्या थी इक्वेशन? हाफ N2 प्लस हाफ O2, क्या था पहला प्रोडक्ट? NO, और सेकंड में था NO प्लस हाफ O2 गिव्स NO2 N2O, और NO2 2NO2 गिव्स N2O4। ठीक है? यस। सबसे पहले तो ये कोई पूछे कि आपने इस रिएक्शन के डेल्टा एच को, मतलब पहले इक्वेशन मैंने ये क्यों लिखी, तो उसका आंसर मिल गया क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट अगर आप निकाल पाए किसी तरह एक्सपेरिमेंटली तो वही इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। अब कोई ये कह दे आपको पता है एच स्टेट फंक्शन है, एच पाथ फंक्शन नहीं है, एच इज ए स्टेट फंक्शन। अगर मैं इस रिएक्शन का डेल्टा एच कुछ अलग मेथड से निकाल दूं पर फाइनली मैं N2O2 N2O4 रिएक्शन ही बने, अगर मैं ये मान लूं कि ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में हो रही है, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? इस रिएक्शन का 2 से मल्टीप्लाई होना, यानी कि N2 प्लस O2 गिव्स 2NO बना। हमने डेल्टा एच निकाला था, फिर डेल्टा एच निकाले थे ना सारे, यस, है ना? ओके, यहाँ के डेल्टा एच निकाल रहा था मैंने कहा अगर हम ये मान लें कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में ना हो के कुछ इस तरह से हो रही है, पहले N2 और O2 मिलके NO बना, फिर NO प्लस O2 मिलके NO2 बना, और फिर ये NO2 मिलके O2 ये मिलके N2O4 बना। मैंने इन तीनों रिएक्शन के डेल्टा एच ऐड किए। क्या इन तीनों इक्वेशन को ऐड करने से क्या आपके पास ये इक्वेशन मिली थी? यस सर, यस सर। इन तीनों इक्वेशन को ऐड करने से ये इक्वेशन मिली थी ना? ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरे सिस्टम की इनिशियल स्टेट है, ये मेरे सिस्टम की फाइनल स्टेट है। ये किसका माइक डिस्टर्ब कर रहा है? आयुष सिंह। आयुष 5 मिनट के लिए शांति रख ले। अब कोई मुझे ये कह दे कि इस रिएक्शन को मैंने मान लिया कि ये 3 स्टेप्स में हो रही है, यानी कि पहले N2 से NO बना, फिर NO से NO2 बना, NO2 से N2O4 बना। अगर मैं इन तीनों स्टेप्स को ऐड कर दूं, और ऐड भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यू नो H इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब मैंने तीनों स्टेप्स को ऐड कर दिया, फाइनली तो ये इक्वेशन आई ना। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप इस रिएक्शन का डेल्टा एच, टाइम हो गया इसलिए सब कर रहा है। म्यूट कर दो सर सब। ठीक है, मैं म्यूट करके पढ़ा रहा हूं पर अभी छोड़ने नहीं वाला। अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एच आप किसी तरीके से निकाल सकते हो, मेथड नंबर 1, आपने इस रिएक्शन को एक स्टेप में कराया और इसका डेल्टा एच निकाला। कोई स्टूडेंट कह दे सर नहीं, मैं इस रिएक्शन को 3 स्टेप्स में करवा रहा हूं और तीनों स्टेप्स का डेल्टा एच 1 2 3 कुछ आया और मैंने फिर इन तीनों को ऐड करके डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 किया, पर फाइनली मेरे पास यही रिएक्शन है। H स्टेट फंक्शन है, डोंट फॉरगेट H स्टेट फंक्शन। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप N2O2 से N2O4 कैसे बनवा रहे हो, क्या आप एक स्टेप में बनवा रहे हो या आप 2 स्टेप 3 स्टेप में बना रहे हो।
अल्टीमेटली सिस्टम की इनिशियल स्टेट N2O2 है, अल्टीमेटली फाइनल स्टेट N2O4 है। उसको एक स्टेप में बनाओ, उसको बनाने के लिए आप चाहे 2-3 स्टेप्स देखो। H प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं है, H पाथ फंक्शन नहीं, इसलिए डेल्टा H को कैलकुलेट करने के लिए हम एक इनडायरेक्ट मेथड ढूंढ रहे थे कि इस रिएक्शन का डेल्टा H हमें पता है, इस रिएक्शन का डेल्टा H हमें पता है, इस रिएक्शन का डेल्टा H पता है, हम तीनों को ऐड कर देंगे, यही डेल्टा H इस रिएक्शन का आ जाएगा। और जो डेल्टा H हमें इस तरीके से मिला है, पर वो मिला तो इस रिएक्शन के लिए है ना, और डेल्टा H स्टेट फंक्शन, H स्टेट फंक्शन है, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट में आया कितने स्टेप्स में है। क्या आपने N2O4 बनाने के लिए N2O2 से सिंगल स्टेप में प्रोसेस करवाई या फिर मल्टीपल स्टेप्स में करवाई? उसको सिर्फ इससे मतलब है कि इनिशियली N2 था सिस्टम, इनिशियली O2 था सिस्टम, और अब सिस्टम N2O4 है। इस स्टेट से इस स्टेट तक आने के लिए आप सिंगल स्टेप में आओ, डबल स्टेप में आओ, 3 स्टेप में आओ, या सिंगल एक स्टेप में आओ, यहां का डेल्टा H तो एक फिक्स वैल्यू होगा। इसलिए इन तीनों रिएक्शन के डेल्टा H को ऐड करके अगर मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा H मिल रहा है, तो मैं कहूंगा इस रिएक्शन का डेल्टा H जो आप निकाल रहे हो वो इवेंचुअली तो N2O4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही है। तो हम पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होगी और कोई स्टेट फंक्शन आपसे पूछा जाएगा, स्टेट फंक्शन, तो ये जरूरी नहीं है कि उस रिएक्शन का डेल्टा H आपने एक ही तरीके से निकालना है। इफ यू हैव ऑल्टरनेटिव मेथड, you can use the facility that H is a state function. It does not depend how it is being carried out, how it is being counted. किस तरीके से आप उसे माप रहे हो, उस तरीके को उससे कोई लेना नहीं। फाइनली सिस्टम की स्टेट वही से वही होनी चाहिए जो आपने यहां पे पता करनी। इसलिए मैंने इन तीनों इक्वेशन के डेल्टा H को ऐड किया, ऐड करने के बाद देखा कि यही रिएक्शन बन रही थी, तो इस रिएक्शन के डेल्टा H को मैंने इनडायरेक्टली निकाला, और जो डेल्टा H इस रिएक्शन का है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 है, क्योंकि एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाता है। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड अप द क्लास। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। एज्यूम इट कि